हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज हम मौलिक अधिकार के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो आपको आने वाले एग्जाम है एचपीपीएससी की जेवीटी कमीशन, एसआई कंडक्टर, जेवाईटी पोस्ट कोड 965, पंचायत ऑडिटर और वेरियस एग्ज़ाम जो एचपीपीएससी शिमला द्वारा कंडक्ट किए जाने हैं, उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस को हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि यहाँ से क्वेश्चन डिराइव हो और आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित हों। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपी टेट की तैयारी भी कर रहे हो तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको एचपी टेट के रिगार्डिंग 150 प्लस वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में, मौलिक अधिकार के बारे में जानने से पहले हम भारतीय नागरिकता के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपको पता होगा, भारतीय नागरिकता के बारे में भाग 2 अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक बताया गया है भारतीय नागरिकता के बारे में। अब इसको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। आपको पता है, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, ये आपने याद रखना है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार निम्न में से किसी एक आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। ये आपने याद रखना है कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार किसी एक आधार पर भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। वो कौन कौन से आधार हैं, इनको हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे जन्म से प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म संविधान लागू होने अर्थात 26 जनवरी 1950 ईस्वी को उसके पश्चात भारत में हुआ हो, तो वे जन्म से भारत का नागरिक होगा। अपवाद राजनयिकों के बच्चे, विदेशियों के बच्चे, ये आपने याद रखना है। तो जन्म से, अगर जिस दिन संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उसके पश्चात जिसका भी जन्म भारत में हुआ हो, वो जन्म से भारत का नागरिक होगा। ये आपने याद रखना है। दूसरा जो आधार है वो आपका वंश परंपरा द्वारा नागरिकता। भारत के बाहर अन्य देश में 26 जनवरी 1950 ईस्वी के पश्चात जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा। यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई भारत का नागरिक हो, तो वो भारत का नागरिक है, उसे भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। ये आपने याद रखना है। उसके बाद देशीयकरण द्वारा नागरिकता। भारत सरकार से देशीयकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर भारत की नागरिकता जो है वो प्राप्त की जा सकती है। ये भी आपने याद रखना है। और पंजीकरण द्वारा नागरिकता, निम्न वर्गों में से आने वाले लोग पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। अब वो कौन कौन से हैं, इनको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। वे व्यक्ति जो पंजीकरण प्रार्थना पत्र देने की तिथि से 6 माह पूर्व भारत में रह रहा हो। वे भारतीय जो अविभाज्य भारत से बाहर किसी देश में निवास कर रहा हो। वे स्त्रियां जो भारतीयों से विवाह कर चुकी हैं या भविष्य में विवाह करेंगी, ये भी आपने याद रखना है। भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे जो हैं, इसके द्वारा विवाह पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। राष्ट्रमंडलीय देशों के नागरिक जो भारत में रहते हों या भारत सरकार की नौकरी कर रहे हों, आवेदन पत्र देकर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। ये आपने याद रखना है। उसी तरह भूमि विस्तार द्वारा कैसे नागरिकता प्राप्त होती है, आपको बताओ। यदि किसी नए भूभाग को भारत में शामिल किया जाता है, तो उस क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों को स्वतः भारत की नागरिकता जो है वो प्राप्त हो जाती है। ये आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं भारतीय नागरिकता का अंत कब होता है, ये आपने याद रखना है। भारतीय नागरिकता का अंत निम्न प्रकार से हो सकता है। किस किस प्रकार से हो सकता है? नागरिकता का परित्याग करने से। अगर कोई व्यक्ति अपनी भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता का अंत हो जाएगा। किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेने पर, अगर वो किसी दूसरे देश की नागरिकता जो है वो स्वीकार कर लेता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता जो होगी उसका वो ख़त्म हो जाएगी। सरकार द्वारा अगर नागरिकता छीन ली जाती है, तो उसकी भारतीय नागरिकता जो होगी वो उसका अंत हो जाएगा, वो समाप्त हो जाएगी। तो ये हमने थोड़ा भारतीय नागरिकता के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, जिसका वर्णन जो है वो आपका भाग 2 और अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। ये आपने नोट डाउन कर लेना है। क्वेश्चन ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भारतीय नागरिकता का जो संबंध है वो किस भाग से है, किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है। तो ये आपने याद रखना है। भाग 2 और अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक इसका वर्णन है। अब हम आते हैं मूल अधिकार के बारे में। अब ये इससे क्वेश्चन जो है दो या तीन क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में पूछ ही लिए जाते हैं। तो इनको आपने थोड़ा डिटेल में समझना है, डिटेल में नोट्स बना लेने हैं, ताकि आपको रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित हों। तो सबसे बात करते हैं मूल अधिकार के बारे में। तो भारतीय संविधान के द्वारा प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार
दिए गए थे। कितने? 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे स्टार्टिंग में, प्रारंभ में। परंतु संपत्ति के मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा कानूनी अधिकार बना दिया गया था। ये आपने याद रखना है। भारतीय संविधान के प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, परंतु जो संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था उसे 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा कानूनी अधिकार बना दिया गया था। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। कितने हैं? वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं, जो संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में इनका वर्णन है। ये आपने याद रखना है। तो मौलिक अधिकार का जो वर्णन है वो किस में है? वो भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 में इसका पूरा वर्णन है। ये आपने याद रखना है। और इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि मौलिक अधिकार जो है वो किसके किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो यूएसए से लिए गए हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है एक एवं राष्ट्रीय आपात के दौरान। अनुच्छेद 352 में बोला गया है कि जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। ये आपने याद रखना है। वो जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें अमेंडेड हो सकता है। कब हो सकता है? जब राष्ट्रीय आपात के दौरान जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को जो है वो स्थगित किया जा सकता है। उसी तरह 1931 में कराची अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, में कांग्रेस ने घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की थी। मूल अधिकारों का प्रारूप जो था वो जवाहरलाल नेहरू जी ने बनाया था। ये आपने याद रखना है। 1931 में कराची अधिवेशन जो हुआ था और इसके जो अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की थी। अब हम इनको थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। 6 मौलिक अधिकार जो हैं वो कौन कौन से हैं, इनको हम थोड़ा डेप्थ में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो आपका अधिकार आता है वो आपका समानता का अधिकार। समानता का अधिकार जो है, जिसका जो वर्णन है अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक है। अब इसके बारे में डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि समानता का अधिकार में हमें कौन कौन सी समानता है, ये भी आपने याद रखना है। जैसे कानून के समक्ष समानता जो है अनुच्छेद 14 में ये बोला गया है, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का जो निषेध है वो अनुच्छेद 15 में बताया गया है। सरकारी पदों की प्राप्ति के लिए अवसर की जो समानता है वो अनुच्छेद 16 में बोला गया है। अस्पृश्यता का निषेध जो है वो अनुच्छेद 17 में बताया गया है, जबकि उपाधियों का जो अंत है उसके बारे में अनुच्छेद 18 में बताया गया है। तो ये समानता के अधिकार है, ये आपने याद रखना है। किस किस क्षेत्र में समानता के हमें अधिकार हैं वो हमें पता होगा। ये हमने थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लिया। जैसे कानून के समक्ष समानता होगी, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव का निषेध हो गया। ये सभी जो है वो समानता के अधिकार में के क्षेत्र में आते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं स्वतंत्रता का जो अधिकार है। अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक इसका वर्णन किया गया है। अब किन किन क्षेत्रों में स्वतंत्रता का अधिकार हमें प्राप्त है ये भी आपको पता होगा। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 19A में ये बोला गया है। अस्त्र शस्त्र रहित या शांतिपूर्वक सम्मेलन की जो स्वतंत्रता है वो अनुच्छेद 19B में बोला गया है कि हम अस्त्र शस्त्र रहित तथा शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता का हमें अधिकार प्राप्त है। समुदाय और संघ निर्माण की स्वतंत्रता है, यानी हम कोई भी संघ बना सकते हैं, समुदाय बना सकते हैं, इसकी भी हमें स्वतंत्रता है। भारत राज्य क्षेत्र में अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता है। निवास की स्वतंत्रता है, 19E में बोला गया है। वृत्ति, उपजीविका या कारोबार की स्वतंत्रता है, आर्टिकल 19F में ये बोला गया है। अपराध की दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण जो है अनुच्छेद 20 में ये बोला गया है, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत ही आता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की रक्षा जो है अनुच्छेद 21 में बोला गया है, जबकि बंदीकरण की अवस्था में संरक्षण जो है वो अनुच्छेद 22 में बोला गया है। तो ये स्वतंत्रता के अधिकार के कुछ इम्पोर्टेंट क्षेत्र थे। तो ये आपने नोट डाउन कर लेने हैं या फिर इसका आपने स्क्रीनशॉट लेना है, ताकि आपको रिवीजन के टाइम क्वेश्चन ये आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित हो। तो इनको हम फ्रेंड्स थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। आपको पता होगा इन क्वेश्चंस को हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि HPPSC शिमला जो है वो क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो थोड़ा डेप्थ में पूछ लेते हैं, डीपली पूछ लेते हैं। थोड़ा उनका जो लेवल होता है वो थोड़ा हाई होता है, लेकिन आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ही वो पूछेंगे। अब देखते हैं कि वो एग्ज़ाम किस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में पूछते हैं। तो इसी कारण हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। इससे आपका क्विक रिवीजन भी हो जाएगा, कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, टॉपिक भी आपके डिटेल में आपके क्लियर हो जाएंगे।
उसके बाद आता है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो अनुच्छेद 23 और 24 में इसका वर्णन है, ये आपने याद रखना है। शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? मनुष्य के क्रय विक्रय और व्यवहार पर रोक जो है वो अनुच्छेद 23 में इसका वर्णन है। जबकि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों खानों और अन्य खतरनाक कामों में नौकरी पर रखने का जो निषेध है, प्रतिबंध है, ये अनुच्छेद 24 में बोला गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को अगर किसी कोई काम करवाया जाता है कारखानों खानों या कोई भी जैसे खतरनाक कामों में नौकरी पर रखने का जो निषेध है, मना है, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आता है, ये आपने याद रखना है। अनुच्छेद 24 में इसका वर्णन है। जबकि जो अगला आपका फंडामेंटल राइट आता है वो आता है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक इसका वर्णन है। इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं आपको बताऊंगा। अंतःकरण की स्वतंत्रता इसमें हमें प्राप्त है। धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता जो अनुच्छेद 26 में ये भी हमें प्राप्त है। जबकि धार्मिक व्यय के लिए निश्चित धन पर कर की अदायगी से छूट है, अनुच्छेद ये 27 में बोला गया है। जबकि राज्य शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर रोक है, ये भी आपको पता होगा, अनुच्छेद 28 में इसका वर्णन है। ये भी हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमें प्राप्त है। उसके बाद जो आपका पांचवा जो फंडामेंटल राइट आता है वो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है, ये आपको पता होगा। अनुच्छेद 29 व 30 में इसका वर्णन है। संविधान सभी अल्पसंख्यकों को अधिकार देती है कि वे अपनी भाषा लिपि व संस्कृति को बनाए रख सकते हैं और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा उनका संचालन कर सकते हैं। ये संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, उसमें ये बोला गया है। उसके बाद हम बात करते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है, जिसका जो वर्णन है वो अनुच्छेद 32 में है। संविधान द्वारा प्रदान किए गए इस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान के हृदय और आत्मा की संज्ञा दी थी। ये आपने याद रखना है, क्वेश्चन कई बार ये पूछा गया है कि किसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान के हृदय और आत्मा कहा है, तो वो संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है उसे कहा है। इसके अंतर्गत 5 रिटें हैं, याचिकाएं हैं। कौन कौन सी हैं इनको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया, इसके द्वारा न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारों को आदेश देता है कि वे बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित स्थान और निश्चित समय के अंदर उपस्थित करें, जिससे न्यायालय बंदी बनाए जाने के कारणों पर विचार कर सके। उसी तरह परमादेश जो है, मैंडामस जो है, जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता है, इस प्रकार के आज्ञा पत्र के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्यों का पालन करने का आदेश जारी किया जाता है। तीसरा है आपका प्रतिषेध लेख, प्रोहिबिशन के बारे में। ये आज्ञा पत्र सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालयों के द्वारा निम्न न्यायालयों व अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरणों को जारी करते हुए आदेश दिया जाता है कि इस मामले में अपने यहाँ कार्रवाई ना करें, क्योंकि ये मामला उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद जो चौथा आता है वो आपका उत्प्रेषण है। इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को ये निर्देश दिया जाता है कि वे अपने पास लंबित मुकदमों के न्याय निर्णय के लिए इसे वरिष्ठ न्यायालय को भेजें। ये आपने याद रखना है। जो लास्ट है वो आपका अधिकार परीक्षा लेख है। जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है, तो न्यायालय अधिकार परीक्षा के आदेश के द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि वे किस अधिकार से कार्य कर रहा है। तो ये आपने याद रखना है। नोट फॉर्म में है कि उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिटे जारी जो है वो कर सकता है। ये इम्पोर्टेंट की पॉइंट है, ये आपने नोट कर लेना है कि उच्चतम न्यायालय जो है, सुप्रीम कोर्ट जो है, हाई कोर्ट जो है, वो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिटे जो हैं वो जारी कर सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं मूल अधिकारों के संदर्भ में उच्च न्यायालय के निर्णय जो होते हैं। जैसे निर्णय जो थे आपको पता होगा, शंकरी प्रसाद केस 1952 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। गोलकनाथ केस में 1967 के उच्चतम न्यायालय ने पिछले निर्णय को पलटते हुए निर्णय दिया कि मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है। जबकि केशवानंद भारती केस 1973 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, किंतु इससे संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट केस थे मूल अधिकारों के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय के जो निर्णय थे। ये भी क्वेश्चन कभी पूछ लिए जाते हैं, तो ये भी आपने याद रखना है। अब फ्रेंड्स, हमने मौलिक अधिकार के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब यहाँ से जो सिंगल लाइन वन लाइनर जो क्वेश्चन है वो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे न्यायालय में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका कब प्रस्तुत की जाती है, तो आपको पता होगा इलीगल डिटेंशन के खिलाफ। उसी तरह निम्नलिखित में से
कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है? राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडियस, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम। तो आपने बताना है इसका जो आंसर है वो कौन सा है। आपको पता होगा राइट टू प्रॉपर्टी जो है, संपत्ति का जो अधिकार है, वो फंडामेंटल राइट नहीं है। इसे 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त किया गया था। उसी तरह अगला क्वेश्चन आता है आपका, द राइट टू वोट अवेलेबल टू इंडियन सिटीजन्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन इज। तो वोट जो है आपको पता, मताधिकार जो है वो ये आपका लीगल राइट है, कानूनी अधिकार है। HPL सर्विस में पूछा गया था मेंस एग्जाम में, जो HPPSC शिमला द्वारा कंडक्ट किया गया था। उसी तरह मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? आपको पता होगा न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जो है, ये जो है वो मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हैं, फंडामेंटल राइट्स की ये रक्षा करते हैं, ये आपने याद रखना है। उसी तरह अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राज्य 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई और शिक्षा को आर्टिकल 21A से जोड़कर मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दे दी गई? तो ये आपको पता होगा 2002 में ये 86वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसके अंतर्गत राज्य द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई थी, जिस शिक्षा को आर्टिकल 21A में जोड़कर मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई थी। 86 अमेंडमेंट जब हुआ था 2002 में। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का व्यापक उद्देश्य सुनिश्चित करना है। क्या करना है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना है। मौलिक अधिकारों की कुल संख्या कितनी है? आपको पता होगा ये 6 है। उसी तरह मौलिक अधिकारों को अमल में लाने के लिए न्यायालय जारी कर सकता है। क्या जारी कर सकता है? वो एक रिट याचिका जारी कर सकता है, ये भी आपने याद रखना है। उसी तरह सूचना का जो अधिकार है वो क्या है? आपको पता होगा ये पहले एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था, लेकिन 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, उसके बाद इसे कानूनी अधिकार में कानूनी अधिकार दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसे फंडामेंटल राइट नहीं पहले था, ये अब नहीं है, ये आपने याद रखना है। उसी तरह फ्रॉम विच कंट्री द कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इंश्राइंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज बोरोड। तो आपको पता होगा मौलिक अधिकार जो थे, फंडामेंटल राइट्स जो थे, वो किस देश के संविधान से लिए गए थे? वो USA के संविधान से लिए गए थे। इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द राइट टू इक्वलिटी। समानता का जो अधिकार है वो किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है, किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक इसका वर्णन है। ये भी हमने थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लिया है, तो ये आपको क्वेश्चन जो है आपको ये काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने फंडामेंटल राइट्स और इंडियन सिटीजनशिप, भारतीय नागरिकता के बारे में हमने थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लिया। फंडामेंटल राइट्स को भी हमने थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया, ताकि आपको आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित हों। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर आप HP टेट की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ पर जाकर वीडियोज़ देख सकते हो। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।